कोख से जन्म दिया पर माँ नहीं बन पाई। माँ कहती है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जन्म से ही चिंता और दुख ने कभी उसका साथ न छोड़ा। बाकी रिश्ते नाते तो आते जाते रहे। बचपन में पिता का साया छीन गया। माँ ने दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों को पाला। राजू उसका भाई जाने किसकी संगत लगी, चोरी चकारी करना सीख गया। एक बार पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद करके रखा। सुनते ही माँ इधर उधर से पैसे जुटाकर जैसे तैसे उसकी जमानत करा लाई। खूब समझाया उसे, उसके दोस्तों को भी डांटा। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन एक दिन माँ के जमा किए हुए पैसे ही चुरा लिए। माँ ने उसे खूब मारा, गालियाँ दी। खूब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। राजू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चुपचाप ही रहा वो। उस रात खाना भी नहीं खाया। माँ गुस्सा भूल मनाती रही उसे। भूखे पेट ही सो गया वह। सुबह जागे तो वो घर से गायब। खूब ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। माँ बेचारी थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। खूब चक्कर लगाती रही, पर उसका कोई सुराग न मिला। जाने कहाँ चला गया, जिंदा भी है या नहीं। माँ का कलेजा फट सा जाता है। रोती रहती है उसे याद करके और कोसती रहती है खुद को। रानी 17 साल की हुई तो माँ के दूर के रिश्तेदार ने पास ही के गांव में उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी के बाद ससुराल में बहुत बुरा बर्ताव झेला। हद तो तब हुई जब एक दिन ससुर ने ही बुरी नीयत से उस पर निगाह डाली। हाथ पकड़ लिया उसका, पर वह हाथ छुड़ाकर बच निकली। पति को बताया तो गाली देकर उसी पर तमाचे जड़ दिए। मेरे बाप पर लांछन लगा रही, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा कहते, तेरी जुबान न जल गई। उस पर तो जरा विश्वास न किया। अगले दिन सुबह जेठानी के साथ खेत में गई तो जेठानी के मुंह से ससुर की हरकतों के किस्से सुन वहीं से खेत खेत भागती हुई रोड तक जा पहुंची और जो बस मिली उसमें चढ़कर अपनी माँ के पास पहुंची। पति आया भी लेने, पर उसके साथ जाने का मन न किया और इस तरह से वो रिश्ता भी टूट गया। माँ के साथ ही घरों में काम करने जाया करती। एक दिन माँ ने ही पास की कॉलोनी में उसे दिन भर का काम लगवा दिया। खूब अच्छी थी आई, खूब ध्यान रखती उसका। वहाँ काम पर रानी का मन भी लगने लगा। 3 साल हो गए थे उसे घर में काम करते हुए। एक दिन दुबई से उनकी बेटी आई, वो भी बहुत अच्छी थी। कोई संतान नहीं थी, इस संताप से गुजर रही थी। जाने क्या कमी थी, 7 साल हो गए थे विवाह को। एक दिन आई और उनकी बेटी अंजू दीदी ने रानी के सामने एक प्रस्ताव रखा, कोख उधार देने का। ये कैसी उधारी, समझ ना पड़ी। माँ को बुलवाया, 4 लाख रुपए देने की बात की। माँ भी सोच में पड़ गई। कुछ ना सूझा उसे। सोचकर बताने का वक्त मांग लिया। घर पर रानी के साथ सोचती विचारती रही। पूरा जीवन ही तंगहाली में घिसट घिसट कर बिता दिया। एक अवसर मिला है। 4 लाख की रकम कम तो ना है। क्या कहती है रानी, बोल। मैं क्या बोलूँ माँ, कुछ समझ में ना आ रहा। वैसे भी दिल्ली लेकर जाएंगे तुझे, किसी को पता तो ना चलेगा। काम के लिए भेजा है, कह दूंगी सबसे। तंगहाली और बदहाली से कुछ तो राहत मिलेगी। बुढ़ापे में जब शरीर साथ न देगा तब यह रकम ही सहारा बनेगी। हाँ माँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। दोबारा शादी तो करूँगी नहीं, माँ बनने का सुख मिल जाएगा। शायद इसलिए ईश्वर ने यह अवसर दिया। चल हाँ कर देंगे कल आई से, कहती हुई सो गई दोनों। अगले दिन आई और अंजू दीदी को अपनी सहमति दे आई। रानी के माँ के नाम बैंक में खाता खुलवा कर 2 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। शेष 2 लाख रुपए बच्चा होने के बाद देने का वादा कर रानी को अंजू दीदी के साथ दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में अंजू दीदी के ससुराल पक्ष का कोई पितृक मकान था जिसकी सफाई करवा गई थी। अगले दिन रानी को हॉस्पिटल ले जाया गया। सारी प्रक्रिया की गई। कुछ ही दिनों में रानी के माँ बनने की खबर पक्की हो गई। अंजू दीदी खूब ख्याल रखती उसका। उसे एक साफ सुथरा कमरा दे दिया गया। दीवारों में अंजू दीदी और उनके पति अरुण की तस्वीरें लगा दी गई। दीदी कहती, तुम इन तस्वीरों को ही देखा करो, बच्चे की शक्ल मम्मी पापा पर जाएगी। रोज़ सुबह फलों का जूस, नारियल पानी दे दिया जाता। दिन भर अच्छा अच्छा खाना व फल दिया जाता।
कुछ दिन तो थोड़ा बहुत खाया, पर थोड़े दिन बाद जो भी मुंह में जाता निकल जाता। झट उल्टियाँ शुरू हो जाती, जी मचलता रहता, खाने से दुर्गंध सी आती, किचन के तो पास में भी न जा पाती। अंजू दीदी समझाती, कुछ दिनों की ही बात है, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। खूब तो भजन बजते रहा करते, एक पंडित जी आते और फिर जाने क्या क्या संकल्प दिलाते, हवन में आहुति डलवा देते। समय गुजरता गया, रानी के शरीर का आकार बदलता गया। अब उसके अंदर किसी के होने का एहसास महसूस होने लगा। छूकर देखती, सहलाती, महसूस करती। सचमुच कितना अलग सा अनुभव है माँ बनना। उसकी शादी टिकी रहती तो अभी तक वह भी माँ बन चुकी होती। खैर, किस्मत को जाने क्या मंजूर। समय के साथ बच्चे की गति, हलचल, उसकी हरकतों को महसूस करती जाती। 8वां महीना शुरू हुआ तो शरीर का आकार और भी बढ़ गया। निठल्ली सी पड़ी ही तो रहती थी दिन भर खा खा कर। करे भी तो क्या, अंजू दीदी कुछ काम न करने देती, खूब ख्याल रखती उसका। रानी को आज भी अच्छी तरह से याद है जब उसे सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। 3D सोनोग्राफी, हाँ ऐसा ही कुछ कहा था अंजू दीदी और उस हॉस्पिटल के मैडम ने। यूँ तो सोनोग्राफी पहले भी कई बार हुई, पर यह अलग थी। बच्चे का शरीर अच्छे से दिख रहा था। अंजू दीदी रूम से निकल गई थी डॉक्टर से बात करते हुए। तभी सिस्टर ने पूछा था, तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, अच्छा है, स्वस्थ। लड़का है या लड़की? यह तो नहीं बता सकते, मना है, कानून के खिलाफ है। अच्छा, पहला बच्चा तो वैसे ही माँ का बहुत प्यारा होता है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की, उसे पता न था। रानी तो माँ कहलाएगी भी नहीं। और क्यों पूछा उसने, लड़का है या लड़की, क्या करेगी जानकर? बावली ही है पूरी। लेकिन मन का क्या करे, मन में रोज ढेरों विचार आते। अपनी कोख में पल रहे उस नन्ही सी जान को कैसे दे देगी अंजू दीदी को? 9 माह कम न होते, कैसे बिताया एक एक पल। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, क्यों कमज़ोर पड़ रहा मन। सब कुछ तो तय है, फिर बार बार ये विचार क्यों सताते हैं? अजीब सी कश्मकश में रहा करती रानी। और एक दिन जोरों का दर्द उठा, तड़पती रही दर्द से। ऐसे दर्द की तो कल्पना भी ना की थी उसने। लगा प्राण ही निकल जाएंगे उसके। अंजू दीदी समझ गई लेबर पेन शुरू हो गया है, सो तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए उसे। लेकिन रानी पसीना पसीना होती रही, ठंड के दिन में भी। दिसंबर का महीना था और मई सा लग रहा था उसे। कंठ सूखता जा रहा था, झटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। बेसुसी हो गई वह। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स उसे लेबर रूम ले गई, तसल्ली देती रही। पर रानी का तन मन असीम पीड़ा में जकड़ा हुआ था, कोई सुध नहीं थी। काफ़ी देर तक जद्दोजहद चलती रही। एक जीव को लाने के लिए एक जीव दांव पर लगा था। रानी का अवचेतन मन पीड़ा में मुक्ति की गुहार लगाए हुए था। और फिर रोने की स्वर सुनाई दिया। बेसुध रानी पूछ बैठी, लड़का है या लड़की? लड़का। अच्छा। मन तो किया छाती से लगा ले उस बच्चे को, सारी पीड़ा विस्मृत हो जाएगी। पर बेहोशी सी छा गई। होश आया तो घर पर। हॉस्पिटल से कब छुट्टी हुई, कब और कैसे घर पहुंची, कुछ याद न रहा। आई आ गई थी हालचाल पूछने। कैसे पूछे कि बच्चा कहाँ है? छाती फूट पड़ी, मातृत्व उमड़ पड़ा। हे भगवान, कहाँ गया बच्चा? तड़प गई उसकी एक झलक के लिए। उर्मिला काकी खाने देने आई तो उसने बताया, बच्चे को पीलिया हो गया था, इसलिए उसे अस्पताल में रखा है। जाने कौन सी लाइट दे रहे। मैडम तो वही है बच्चे के साथ। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। मन ही मन बुदबुदाती गई। शरीर की पीड़ा तो खत्म सी हो गई, पर मन की पीड़ा बढ़ती चली गई। अभी तो देखा भी नहीं, मिली नहीं, उसकी झटपटाहट है, पर वह तो मेरा है ही नहीं, कभी भी मेरा नहीं हो सकेगा। मन में तरह तरह के विचार आने लगे। और फिर वह दिन आया जब बच्चा घर आया। अंजू दीदी अपने गोद में रखी हुई थी, सीधे कमरे में लेकर गई। उसके रोने की खूब आवाज़ आती, मन दुखी हो जाता। हिम्मत करके उसे देखने गई। दीदी ने कुछ न कहा। नन्हा सा, कोमल, प्यारा सा बच्चा रुई के फाये सा दिख रहा था। दीदी, बुरा ना मानो तो मैं गोद में ले लूँ उसे? हाँ ले, ले आ इधर। मैं क्यों बुरा मानूंगी?
रानी ने उसे गोद में उठाया। छाती फूट पड़ी। अंजू दीदी के सामने उसे सीने से लगाने की हिम्मत न जुटा सकी। सारा लावा आंखों में सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। तभी आई जाने क्या समझा, क्या अर्थ निकाला। थोड़ी देर में बच्चे को ले लिया गोद से और रख दिया अंजू दीदी के बेड पर। रानी अपने कमरे में आकर खूब रोई। हाथों में उस फाये जैसे कोमल स्पर्श को घंटों महसूस करती रही। अगले दिन सुबह आई कमरे में और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत ज़रा ठीक नहीं, सो आज ही जाना होगा। अपना सामान समेट लो। माँ की तबीयत का सुन फटाफट वापस जाने की तैयारी में जुट गई। स्टेशन रवाना होने से पहले अंजू दीदी के कमरे में गई। बच्चा सो रहा था। उसके सिर में हौले से हाथ फेर 500 रुपये का नोट उसकी बगल में रख दिया। दीदी, मेरी ज़्यादा हैसियत तो नहीं, बस इससे जो भी बने आप अपने बेटे के लिए मेरी तरफ से उपहार ले लीजिए। अंजू दीदी ने रानी को अपने गले लगा लिया। आंखें भर आई उनकी और भरे मन से कहा, उपहार तो तुमने मुझे दिया है रानी, जीवन भर ऋणी रहूंगी तुम्हारी। चलो अब समय निकला जा रहा, ठीक समय पर स्टेशन पहुंच जाए तो ठीक रहेगा, आई ने कहा। रानी उदास मन से निकल आई कमरे से। पूरे रास्ते वो नन्ही सी जान एक पल के लिए भी ओझल न हुई उसकी आंखों से। उसको याद करती रही बस। लौट आई वह अपने घर और तब से वैसे ही बेसुध पड़ी है। अपनी माँ को देखते आई थी, राजू के लिए तड़पते हुए। अब उसका भाग्य भी माँ जैसा ही हो गया। राजू तो शायद कभी भूले भटके आ भी जाए, पर वो उसकी कोख से जना कभी नहीं लौटेगा उसके पास। किराया भी तो चुकता हो गया उसका। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।